हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेफअप। और हम कर रहे हैं अपने जेडीए जेएलओ एग्जाम की तैयारी। इससे पहले मैंने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 कवर करा दिया है। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ट्रस्ट मी, आपका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपको किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पीडीएफ को इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, साथ के साथ हर सेक्शन के एमसीक्यूज लिखे हैं ताकि हमें किसी भी एस्पेक्ट पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मैंने अपने साथ बेयर एक्ट रख लिया है, आप भी अपने साथ बेयर एक्ट रख लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जितनी भी मैंने पहले वीडियोस डाली हैं उनको जरूर देख लेना। तो देखिए, अभी आज हम करने वाले हैं सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 8 तक। ठीक है, अगर आप राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की बात करते हैं तो इसमें जो चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी, उसमें सेक्शन है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 तक। ठीक है, मैंने सेक्शन 1 से लेकर 5 तक को अलग वीडियो में कवर किया है और आज मैं करने वाली हूँ सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 8 तक। देखिए, मैंने इसको एक ट्रिक से याद किया है। ठीक है, उस ट्रिक को आप लिख लीजिए। देखिए, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 को आपको कैसे याद करना है? आपको याद करना है सोरो, सोरो SORO, सोरो डॉक्टर मतलब DR, सोरो डॉक्टर डबल A वाला। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो, शायद दिख रहा होगा आपको, है ना? तो ये जो लिखा है ना मैंने SORODR, ये सब मैंने इसके की पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, सोरो डॉक्टर तो एस से क्या है? शॉर्ट टाइटल, जो सेक्शन 1 है, फिर है ओ, तो वो ओमिट हो चुका है। देखिए, आप एक चीज याद रखिए कि किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने लास्ट जेएलओ एग्जाम दिया है, आपने देखा होगा कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, जैसे किस सेक्शन में कितने एक्सप्लेनेशन है, कितने सबसेक्शन है। इसीलिए इस बार मैं किसी भी चीज को नहीं छोड़ रही हूँ। अगर आप जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट देखेंगे, अगर आप कमेंट्स भी पढ़ रहे होंगे उस एक्ट के, जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो बहुत अच्छे कमेंट्स आ रखे हैं। स्टूडेंट्स को काफी समझ आ रहा है क्योंकि मैंने पूरा बेयर एक्ट को एक इतना सिंप्लीफाई तरीके से समझाया है कि कहीं भी कोई हर्डल या ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। बहुत इजीली आप समझ पाएंगे और साथ के साथ उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं मैंने वो भी कवर कराए हैं। ठीक है, तो सौरव डॉक्टर तो एस से क्या हुआ? शॉर्ट टाइटल। ओ से क्या है? ओमिट। फिर है आर, सो रो, तो आर से क्या है? रिपील। सेक्शन 3 हमारा रिपील है। फिर वापस क्या है? ओ, सोरो, SORO। ठीक है, फिर वापस ओ आ गया, तो सेक्शन 4 क्या है हमारा? वो भी क्या है? ओमिट है। फिर सोरो डॉक्टर, डी से क्या है? डी हमारा डेफिनेशन क्लॉज है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेक्शन 2 होता है जो डेफिनेशन क्लॉज होता है, लेकिन राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955, इसका जो सेक्शन 5 है वो डेफिनेशन क्लॉज है। फिर है डॉक्टर, फिर वापस आया आर। देखिए, यहाँ पर जो आर है इसका मतलब है राइट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? राइट्स। पोजेसर, जो पोजेसर है उसके राइट्स की बात की गई है, तो बेसिकली किससे डील कर रहा है? राइट्स। डॉक्टर, फिर डबल ए। ठीक है, तो डबल ए से क्या बात कर रहा है? तो जो पहला ए है वो बात करता है एप्लीकेबिलिटी। ये जो हमारा एक्ट है वो किस पर एप्लीकेबल हो रहा है। और जो वापस दोबारा ए है, ठीक है, वो क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है एजेंट की। ठीक है, तो आप ये सारे जो मैंने कीवर्ड्स बताए हैं इनको अंडरलाइन कर लीजिए। शॉर्ट टाइटल, ओमिट, रिपील, ओमिट, डेफिनेशन, राइट, फिर एप्लीकेबिलिटी और एक्ट, एप्लीकेबिलिटी और एजेंट। हो गया ना आपको सेक्शन 1 से लेकर 8 तक याद? तो सेक्शंस को भी याद कर लिया हमने। सेक्शन 1 से 5 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, मैंने सारा पहले वाली वीडियो में कवर करा दिया। अब हम कर रहे हैं सेक्शन 6 से लेकर 8 तक। देखिए, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, इसके अंदर टोटल चैप्टर 16 है और टोटल सेक्शन 260 है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो हमें याद रहेगा। जितनी ज्यादा हम चीजों को बोलेंगे उतना ही ज्यादा हमें मेमोराइज होगा, इसीलिए मैं बार बार चीजों को बोलती रहती हूँ। अब देखिए, सेक्शन 6 बात कर रहा है possessors includes predecessors and successors। ठीक है, possessors include predecessors and successors। तो देखो, यहाँ पर बात की गई है कि जो possessor है उसके राइट है। ठीक है, तो जो possessor के राइट है उस possessor में इंक्लूड कर दिया गया उसके predecessors को भी और सक्सेसर्स को भी। अब देखिए,
अगर आप सेक्शन 6 ओपन करेंगे, आपके पास बेयर एक्ट है तो आप सेक्शन 6 को ओपन कर लीजिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं, मैंने सेक्शन 6 का जिस्ट जो है यहाँ पर लिख दिया है। सेक्शन 6 कहता है ऑल वर्ड्स यूज्ड फॉर अ पर्सन हैविंग एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट इन लैंड। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली राजस्थान टेनेंसी एक्ट की, ठीक है। और ये जो राजस्थानी टेनेंसी एक्ट है इसमें डील कर रहे हैं लैंड को, कि वो लैंड जो है खुदकश भी हो सकती है, ठीक है। और वो लैंड जो है खातेदार वाली जो लैंड है वो भी हो सकती है। तो बेसिकली हम लैंड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो भी कौन सी लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसका किसी भी लैंड में कोई इंटरेस्ट है या फिर उसका देखो लैंड में इंटरेस्ट है का मतलब, अगर हमने देखा था अभी इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था ना कि इजारादार और ठेकेदार जो कि रेवेन्यू रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका क्या है, राइट तो नहीं है लैंड में, लेकिन उनका क्या है, उनके पास इस लैंड में क्या है, इंटरेस्ट है, और या फिर कोई राइट भी है उनके पास रेंट कलेक्ट करने का, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि ये जो भी पर्सन है जिनका या तो लैंड में इंटरेस्ट है कोई, या फिर उनके पास टाइटल है, ठीक है, वो ऑनर है, या फिर उनके पास कोई राइट है जैसे कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट है। तो ये जो सारे पर्सन हैं, इन पर्सन में हम इंक्लूड करेंगे उस पर्सन के प्रीडिसीजर्स भी और उस पर्सन के सक्सेसर भी। प्रीडिसेसर मतलब जो पहले वाले लोग हैं उससे पहले वाले, ठीक है, और सक्सेसर मतलब उसके जो बाद वाली जनरेशन, ठीक है, उससे पहली वाली जनरेशन और उसके बाद वाली जनरेशन, उन सबको ऐड किया जाएगा, उन सबको इंक्लूड किया जाएगा पजेसर्स के राइट में, ठीक है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको इजी मत समझना कि शायद कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो सेक्शन 6 है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। तो किस किस को इंक्लूड किया गया है, देखिए हमेशा सक्सेसर्स को तो इंक्लूड किया जाता है, प्रीडिसीजर्स को बहुत कम जगह इंक्लूड किया जाता है। और सेक्शन 6 बात कर रहा है कि पजेसर्स जो है उसके पास जो राइट है, ठीक है, जो कोई पर्सन है उसके पास अगर राइट है तो उस पर्सन में इंक्लूड कर रहे हैं उसके प्रीडिसीजर्स को भी और उसके सक्सेसर्स को भी, ठीक है। तो सेक्शन 6 इंक्लूड प्रीडिसीजर्स एंड सक्सेसर्स बोथ। सेक्शन 6 अप्लाइज, ठीक है, सेक्शन 6 कब लागू होता है, कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, ठीक है। सेक्शन 6 अप्लाइज, सेक्शन 6 अप्लाई होता है अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, ठीक है, जब कोई और बात ना लिखी हो। कहीं पर एक्सप्रेस प्रोविजन है कि हम पर्सन में इंक्लूड करेंगे सक्सेसर ओनली, तो फिर क्या वहां पे सेक्शन 6 अप्लाई हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सेक्शन 6 में स्टेटमेंट लिखी है अनलेस कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। इसका मतलब अगर कहीं किसी कंटेक्स्ट में कोई और बात नहीं लिखी तभी सेक्शन 6 अप्लाई होगा, लेकिन अगर कहीं एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी है कि पर्सन इंक्लूड्स ओनली सक्सेसर तो फिर ये वाला सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा। फिर है सेक्शन 7 एप्लीकेबिलिटी टू स्टेट गवर्नमेंट। तो दो चीजें हो गई, हमने क्या पढ़ा था, सौरो डॉक्टर आ, तो आर से हमने पढ़ लिया वो राइट से रिलेटेड कि जो भी पर्सन के राइट है वो उसके प्रीडिसीजर्स को भी और सक्सेसर को भी मिलेंगे। अब आया पहला वाला ए, तो वो पहला वाला ए क्या बात कर रहा है, एप्लीकेबिलिटी टू स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए ये सेक्शन क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू लैंड हेल्ड बाय टीनेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर कोई लैंड, ठीक है, किसी टीनेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्टली है, देखिए टीनेंट तो लैंड किसी से भी ले सकता है, जो कोई लैंड होल्डर है, ठीक है, और जो ऑनर है उसका उससे भी ले सकता है, लेकिन इन केस अगर वो लैंड स्टेट गवर्नमेंट की है तो उस केस में क्या ये एक्ट अप्लाई होगा, तो कहा गया राजस्थान टेनेंसी एक्ट उन लैंड पर भी अप्लाई होगा जो लैंड स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो जो ये अप्लाई किस पर हो रहा है, अगर कोई टेनेंट है, ठीक है, उसने लैंड किससे ली है, स्टेट गवर्नमेंट से, तो उस स्टेट गवर्नमेंट पे भी ये एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट को कैसे ट्रीट किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज लैंड होल्डर एक्टिंग थ्रू द तहसीलदार, ठीक है। तो ये एक्ट अप्लाई हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट पे भी। राजस्थान टेनेंसी एक्ट अप्लाई होता है स्टेट गवर्नमेंट पर भी अगर स्टेट गवर्नमेंट की लैंड कोई टेनेंट होल्ड कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को माना जाएगा लैंड होल्डर
और स्टेट गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा? तहसीलदार। तो स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग थ्रू तहसीलदार अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज। अगर कहीं कोई और बात नहीं की गई तो ठीक है। अगर कोई कहीं पे अगर ऐसा लिख दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज लैंड होल्डर एक्टिंग थ्रू तहसीलदार की जगह कोई और शब्द लिखा है तो वहां पे फिर हम वही बात मानेंगे, सेक्शन 7 नहीं मानेंगे, क्योंकि सेक्शन 7 ने साफ लिख दिया है अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज। इसके विपरीत जब तक कोई स्पष्ट प्रावधान ना हो। देखिए सेक्शन जो सेक्शन 7 है वो किस पर, ये जो मैंने 3 लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ने ऊपर पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 7 किस पर अप्लाई होता है? राजस्थान टेनेंसी एक्ट का सेक्शन नंबर 7 किस पर अप्लाई होता है? तो सेक्शन नंबर अप्लाई होता है उन लैंड पर जो कि वो लैंड जो कि किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है, ठीक है। उस पर भी ये सेक्शन 7 क्या है, क्या कहता है सेक्शन 7 कि जो भी लैंड स्टेट गवर्नमेंट की है उस पर भी ये एक्ट क्या होगा? अप्लाई होगा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को कैसे ट्रीट किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज लैंड होल्डर। और स्टेट गवर्नमेंट किसके थ्रू कार्य करती है? जो राज्य सरकार है वो किसके थ्रू कार्य करती है? तहसीलदार के थ्रू। फिर है सेक्शन 8। अब देखिए मैंने क्या बोला था, सौरो डॉक्टर आ। अब ये जो सेकंड वाला ए है उस पर आ गए हम सेक्शन 8 पर। यहाँ पर एक क्या बात कर रहा है? एजेंट की बात कर रहा है। पावर टू एक्ट थ्रू एजेंट। देखिए अगर आप सेक्शन 8 देखेंगे तो इसके अंदर 2 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। पहले सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। Anything which is required or permitted to be done by landholder or a tenant under this act may be done through a duly authorized agent। अब आप एक इसमें जो है ट्रैप समझना। देखिए इसमें क्या कहा कि अगर कोई भी काम है, ठीक है, किसी भूस्वामी द्वारा कराना है उसको, या किसी काश्तकार द्वारा किया जाना है, ठीक है, कोई भी कार्य है, ठीक है, तो वो उसके एजेंट द्वारा भी करा जा सकता है। तो आप एक चीज समझ रहे हैं, एजेंट लैंड होल्डर का भी हो सकता है और एजेंट उस टेनेंट का भी हो सकता है, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है रिक्वायर्ड और परमिटेड टू बी डन बाय ईदर लैंड होल्डर और अ टेनेंट, कोई भी दोनों में से एक उसका एजेंट, ठीक है। except in cases where proceedings are governed by CPC 1908। वो ये कह रहा है कि अगर कोई लैंड होल्डर है, टेनेंट है, ठीक है, उसको कोई कार्य करना है तो उसका एजेंट भी वो काम कर सकता है। लेकिन अगर सीपीसी का केस है तभी सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। In absence of contrary intention, the agent is presumed to act under the authority of principal। और जब तक कोई contrary intention ना दिखा दी जाए, जब तक लैंड होल्डर और एजेंट, लैंड होल्डर और टेनेंट ये ना बोल दे कि नहीं नहीं हमने इस एजेंट को ऑथराइज नहीं कर रखा ये सब काम करने के लिए, तब तो बात अलग है। वरना यही माना जाएगा, यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो ये एजेंट है उसको अथॉरिटी दी है उसके प्रिंसिपल ने, इसका मतलब उसको लैंड होल्डर ने और टेनेंट ने उसको अथॉरिटी दी है उस एजेंट को कि आप कार्य हमारी जगह पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो एमसीक्यूज बनेंगे अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि कौन किसके थ्रू कार्य कर सकता है? तो एजेंट क्या कर सकता है? हु कैन एक्ट थ्रू एजेंट। तो एजेंट जो है किसके थ्रू एक्ट कर रहा है? लैंड होल्डर के थ्रू भी और टेनेंट के थ्रू भी। एजेंट को कैसा, एजेंट इज प्रिज्यूम टू एक्ट, एजेंट को कैसा माना जाएगा? तो एजेंट को माना जाएगा कि भाई वो उसके पास अथॉरिटी है, वो प्राधिकृत है। उसके बाद एक्सेप्शन क्या है सबसेक्शन 1 की, जहाँ पे बात की गई है कि लैंड होल्डर और टेनेंट को रिप्रेजेंट एजेंट कर सकता है, लेकिन किस केस में नहीं कर सकता? जहां पर सीपीसी 1908 अप्लाई हो रहा हो। इसका सबसेक्शन 2 बात क्या करता है? Any notice or process served on the authorized agent shall be effective as if it was served on the landholder or tenant personally। Mark this word personally। अगर एजेंट को हमने क्या किया, नोटिस भेजा है या कोई प्रोसेस सर्व किया है, ठीक है, तो हम ऐसा मानेंगे कि हमने टेनेंट और लैंड होल्डर पर पर्सनली सर्व किया है उस नोटिस को। And all provision relating to service of notice shall apply to such agent। और जितने भी provisions होते हैं, ठीक है, नोटिस से रिलेटेड, वो भी उस एजेंट पर अप्लाई होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, नोटिस सर्व्ड ऑन एजेंट इज, जैसे हमने एजेंट को जो दिया है नोटिस,
उसको कैसा माना जाएगा कि भाई हमने उसको क्या किया है, वैलिड माना जाएगा एज नोटिस टू प्रिंसिपल, जैसे हमने प्रिंसिपल को नोटिस दे दिया है। पर्सनली सर्विस ऑफ नोटिस ऑन एजेंट फुली वैलिड, पूरी तरीके से वैलिड होती है, ठीक है। उसके बाद ओके, so that's all for today. We have completed 3 sections, section 6, section 7, section 8. इससे पहले का वीडियो जरूर देख लेना, और अगर आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लग रहा है पढ़ाने का, if you're liking the pattern as I'm teaching, so please do subscribe my channel, do comment and do like. That's all for today. Bye bye, take care.